आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है लीवर। आपने अभी तक फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप बहुत मजा आया होगा आपको फ्रैक्शन पढ़ के, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद अगला जो चैप्टर स्टार्ट होना है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में, उस चैप्टर का नाम है लीवर। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं उत्तोलक, है ना। ये उत्तोलक का चैप्टर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी शिफ्ट का पेपर दीजिए, CBT 2 के लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है जरूर आएंगे, है ना। तो उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी क्या है इसकी, इन सब की हम लोग बात करेंगे। तो चलो फिर आज की पहली हेडिंग देखते हैं कि पहली हेडिंग क्या। अच्छा, उत्तोलक हमें पढ़ना जरूर है। देखो, लीवर हमें पढ़ना है, लेकिन लीवर पढ़ने का ये मतलब नहीं हम डायरेक्ट लीवर में कूद जाए हैं, पढ़ाने लगे कि लो ये लीवर है, ये लीवर है, ये सब नहीं है भैया। पहले हमें क्या करना है, कुछ बेस तैयार करना है। जब तक बेस नहीं तैयार होगा तब तक हम लीवर नहीं समझ सकते। तो बेस को तैयार करने के लिए सबसे पहली जो आपको हेडिंग समझनी होती है उसका नाम है मूवमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं आघूर्ण, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आघूर्ण। अब थोड़ा समझो मूवमेंट होता क्या है। तो मूवमेंट को समझने के लिए मैंने क्या किया है, अपनी तरफ से एक बॉडी ले ली। मूवमेंट को समझने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक बॉडी ले ली। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉडी है ना, और मैंने इस बॉडी को एक बिंदु पर फिक्स कर दिया। मतलब ये बॉडी इस बिंदु के अबाउट घूम सकती है, ये बॉडी इस बिंदु के अबाउट घूम सकती है, इसको मैंने O कह दिया, है ना। बट घूमने के लिए इस पे फोर्स तो लगना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इस पर एक फोर्स भी अप्लाई कर दिया। बट मैं फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूं वो इस तरीके से तिरछा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देखो तिरछा, ये तिरछा, है ना। तो मेरे भाई अगर मैं ये तिरछा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का मुझे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। भाई एक पैरेलल कंपोनेंट होगा समांतर, एक परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान रखना ये पैरेलल और परपेंडिकुलर में से केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा होता है जो इसको घुमा सकता है। इसलिए मैं डायरेक्ट देखो अगर इस तरह से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगा दूं, फोर्स लगा दूं, तो इस बॉडी को एक रोटेशन मिल जाएगा, एक घुमाव मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये बिंदु से बल के बीच की दूरी कितनी है। दैट मीन्स यहां से यहां तक की दूरी, ये इसको मैंने अपनी तरफ से कितना बोल दिया सर, इसको मैंने अपनी तरफ से R कह दिया। तो अगर कोई पूछे कि भाई मोमेंट होता क्या है, आघूर्ण क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि किसी भी बॉडी को किसी बिंदु के परिता घुमाने का जो प्रभाव होता है उसी को हम लोग मूवमेंट कहते हैं, है ना। देखो साफ साफ कहीं लिखा होगा, किसी पिंड को किसी बिंदु के परिता घुमाने का प्रभाव आघूर्ण कहलाता है। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी ए पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब क्या होता है कि घुमाने का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये देखिए इफेक्ट ऑफ रोटेशन, सर इसी को हम लोग मोमेंट कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है, मोमेंट समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट, घुमाने का प्रभाव मूवमेंट कहलाता है। लेकिन एक और चीज बात आती है यहां पर कि सर आप मुझे ये बताओ जो मूवमेंट होता है उसका आघूर्ण कैसे निकालते हैं, यानी मूवमेंट का मान कैसे निकालते हैं, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो जब भी कभी तुमसे कहा जाए कि सर मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मेरे भाई मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है कि जो भी आपका बल, फोर्स जो उसको घुमा रहा है उसमें आप बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यहीं से तुम्हारा मोमेंट पता चल जाएगा, यहीं से तुम्हारा मोमेंट पता चल जाएगा। दे दो। तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हुआ F × R। मतलब आपको पता होना चाहिए फोर्स कितना है, फोर्स के साथ ये भी पता होना चाहिए कितनी दूरी पर लगा है। सर यही मूवमेंट है। मूवमेंट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तुम्हारे मूवमेंट का मात्रक है। लेकिन अब आपको यह भी पता होना चाहिए मूवमेंट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बिना डायरेक्शन के देखो काम नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या होता है, मैं परिभाषा को एक बार पढ़ देता हूं। किसी बिंदु के परिता किसी बल का आघूर्ण, बल और उस बिंदु के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। बल और उस बिंदु के बीच की दूरी को गुणनफल को कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा समझ में आ रही। अब बात यहां पर हम लोग करते हैं कि ये जो हमारा मूवमेंट है ना, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी पता करना आपको आना चाहिए। तो कैसे पता करते हैं कि मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपने हाथ को प्रकाल समझिए, जो कंपास आता है ना, कंपास। तो देखो आप अपने इस अंगूठे को पॉइंट नंबर O पर रख लीजिए, और जो बल की डायरेक्शन है वो देखिए, बल की डायरेक्शन उसकी दिशा में घुमाइए, तो बल की डायरेक्शन नीचे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, देखेगा। अब बताइए ये क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो साफ साफ पता चल रहा है
अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी नोट रखी, ऐसे घुमाया तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं मोमेंट पूछूं, चित्र में जो मोमेंट दिखाई दिया है वो कैसा मोमेंट दिखाई दिया है, तो आप सीधा सीधा बोलिए सर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, तो मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आपको निकालना आना चाहिए। मूवमेंट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ रोटेशन, घुमाने का प्रभाव मूवमेंट होता है, फॉर्मूला F × R होता है ना। मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद अगली जो हेडिंग हमें डालनी है उसे बोलते हैं कपल। कई बार क्वेश्चन आता है कि बल आघूर्ण यानी मूवमेंट और कपल, इन दोनों में ध्यान अंतर होता है। ठीक है, तो चलो फिर मैं पहले आपको कपल समझा देता हूं। भाई ये कपल होता क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपके सामने बोतल का एक ढक्कन दिखाया, ये बोतल का एक ढक्कन है। अब मुझे बताओ, अगर बोतल के इस ढक्कन को खोलना है तो ऐसे पकड़ के आप ऐसे खोलते हो ना, ऐसे घुमाते हो? बताइए, अगर इस बोतल के ढक्कन को खोलना है तो कैसे खोलते हो? दो फिंगर में से एक फिंगर यहां की ओर बल लगाती है तो दूसरी फिंगर यहां की ओर बल लगाती है। देखिए, तो जब भी कभी किसी पिंड पे, यानी जब भी कभी किसी बॉडी पर आप दो बल लगाते हो, लेकिन दोनों बल बराबर होना चाहिए। देखो, मान में बराबर होना चाहिए, दिशा में विपरीत होनी चाहिए। मान में बराबर, दिशा में विपरीत, और साथ साथ समांतर भी होने चाहिए, साथ साथ समांतर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दोनों अगर ऐसे बल हैं तो वो दोनों बल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बल युग्म। अब बल युग्म मतलब कपल, कपल मतलब जोड़ा। तो याद रखना, अगर बात कपल की करते हैं तो कपल की परिभाषा यानी बल युग्म की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी पिंड पर दो समान बल होने चाहिए, समांतर बल समांतर होना चाहिए और दिशा में विपरीत कार्य करते हैं तो बल के ऐसे जोड़े को बल युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जोड़ा है ना, ये जोड़ा बल युग्म है, कपल बना रहा है। अब ये जो कपल बनाते हैं ना बच्चा, इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि कहां कहां इसके एग्जाम्पल होते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल एक एक करके बोलता हूं, आप सुनते जाइए। जहां कहीं भी आप दोनों फिंगर को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हो, जैसे कि बोतल का ढक्कन खोलना, बल युग्म का एग्जाम्पल है, वहां बल आघूर्ण नहीं बताना, वहां कपल बताना है, वहां आघूर्ण नहीं बताना, कपल ऐसे। हाँ, उसके अलावा नल की टोटी को खोलना, है ना। तो ये जितने इस तरह से खोलने वाले सवाल होते हैं वो सब एग्जाम्पल हमारे कपल के होते हैं। उसमें दो बल लगते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, समांतर होते हैं। सर ये दोनों बल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? बल युग्म बना रहे हैं। आपने जैसा नहीं बताया, है ना, when two equal and parallel and opposite force act on a body, then the pair of these forces is called pair of forces या कपल। ठीक है, अब सुनो आगे बच्चा, ये दोनों फोर्स मिलकर कपल बना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं इस कपल की डायरेक्शन क्या है? तो आप इसको भी ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे, तो पूरे ढक्कन को कहीं ना कहीं ये ऐसे घुमाना चाहते हैं। तो अगर मैं कपल की डायरेक्शन पूछूं कैसी आ रही है, तो कह सकते हैं कि कपल की जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है? सर वो भी आ रही है मेरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। बट इस कपल का भी एक आघूर्ण होता है। इस बल युग्म का जो आघूर्ण होता है उसी को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। अगर कोई पूछे बल युग्म का आघूर्ण क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। अब बल युग्म का आघूर्ण बताइए क्या होता है? तो बल युग्म का अगर आपको आघूर्ण निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, दैट मीन्स, तो बल युग्म का आघूर्ण दैट मीन्स बल आघूर्ण चाहिए आपको। तो बल आघूर्ण निकालने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों बलों में से कोई एक बल ले लीजिए, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लीजिए और इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी कर दीजिए, इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी कर दीजिए। सर यही तुम्हारा बल आघूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना बल आघूर्ण निकालने का सीधा सा लॉजिक क्या है कि आप दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो, हाँ, अब इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी, जिसको हमने डी बोला है। सर बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, याद रखना। और बल आघूर्ण सदिश राशि है तो इसका वेक्टर फॉर्म से नहीं है। जब भी कभी बल आघूर्ण का वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है टी, वो ध्यान रखना डी क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस डी नहीं, वो तो मैंने एफ इंटू डी कर दिया है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब भी कभी लिखा जाएगा बल आघूर्ण, तो याद रखना वेक्टर फॉर्म में जब बल आघूर्ण लिखा जाएगा तो उसे हमेशा ऐसे लिखा जाता है। कैसे? सर उसे लिखा जाएगा ऐसे कुछ, मतलब डी क्रॉस एफ, डी क्रॉस एफ। सर बल आघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं? मैंने आपने कहा सदिश से, तो इससे दिशा निकालते हैं डी और एफ के प्रभाव से। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग कायदे में।
जब भी कभी दो सदिश, उनमें से एक ए ये है, दूसरा सदिश बी ऐसे है, ध्यान से सुनना। हाँ, मान लीजिए मैंने कहा दो सदिश है मेरे पास, उनमें से एक ए दूसरा बी, और ए क्रॉस बी की मुझे दिशा चाहिए कि बताइए ए क्रॉस बी तो मैंने सी कह दिया, ए क्रॉस बी तो मैंने सी कह दिया, और मुझे बताइए सी की दिशा कहां होनी चाहिए, मुझे ये निकालना है। मतलब दो क्वांटिटी का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कराया, उनसे मिला मुझे सी, सी की दिशा चाहिए। तो सी की दिशा निकालने के लिए हमेशा राइट हैंड का हथेली का नियम लगाते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम ये कहता है कि जो चीज पहले लिखी हो उसकी दिशा में आप अपनी हथेली दायां हाथ फैला लो ऐसे, फिर जो चीज बाद में लिखी हो उसकी ओर अपनी फिंगर को ऐसे घुमाइए, देखो तो अंगूठा कहां की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो अंगूठा जो बाहर की ओर आ रहा है, पहले ए की दिशा में रखिए, बी की ओर घुमाइए, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो बाहर की ओर जो आया है सर यही दिशा किसकी हो जाएगी, सर यही दिशा हो जाएगी तुम्हारे किसकी, सर यही दिशा हो जाएगी सी की। तो सी की दिशा जो है ना वो इस तरह से बाहर की ओर होगी, बाहर की। सेम तरीके से यहां ये, जैसे कि ये एक पिन है, इस पिन को हमने बीच में डाल के घुमा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कुछ बल लगा रहे हैं और ये रेडियस हो गई, और मुझे बल आघूर्णित की दिशा चाहिए। तो करना क्या है कि इस बल की पहले पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, या रेडियस को ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे रेडियस को आगे बढ़ा दो, है ना, क्योंकि जब भी कभी बल आघूर्णित की दिशा निकालते हैं तो दोनों बिंदु से बाहर या बिंदु से दूर जाती हुई होनी चाहिए। हाँ, तो आर ऐसे थी, मैंने बिंदु से दूर जाता हुआ बना लिया। तो देखो हमने आर को ऐसे किया और ऐसे घुमाया तो ये बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर की ओर है तो प्लेन के अंदर है, तो प्लेन के अंदर ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये जो दिशा है सर, ये दिशा किसको बताएगी, सर ये दिशा बताएगी बल आघूर्ण को, ये दिशा बताएगी बल आघूर्ण को। तो याद रखना, बल आघूर्ण की दिशा निकालना एकदम आसान है, कुछ नहीं है। वैसे आपको बता दे, बल आघूर्ण की दिशा ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, कोई एग्जाम्पल देके पूछेगा, जैसे कि ये वाला आर इसको कह दो, एफ इसको कह दो, आर क्रॉस एफ बाहर की ओर आ गया, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर दो सदिश की दिशा आपको दी जा रही है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा पूछी जा रही है, पहले सदिश की ओर आप अपना हथेली रखिए, दूसरे सदिश की ओर घुमाइए, अंगूठा जहां बताएगा वही आपकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए इस बात को, बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। अच्छा, तो बल युग्म हो गया, बल आघूर्ण हो गया, आघूर्ण हो गया। क्या होता है मैंने बेसिक डिफरेंस बताया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में आनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आघूर्णों का सिद्धांत। आपको पता है आपका जो लीवर होता है ना, लीवर, वो आघूर्णों के सिद्धांत पे काम करता है। जो लीवर होता है ना वो आघूर्णों के सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स काम करता है, मोमेंटम नहीं मोमेंट्स, है ना। मैं बताता हूं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। तो जब भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यानी आघूर्णों का सिद्धांत समझना होता है, तो हम लोग एक कोई बॉडी ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है। हमने एक बिंदु को इसको स्थिर कर दिया, ये वो बिंदु है जिस बिंदु के अबाउट जो है हमारी बॉडी घूम सकती है, इस बिंदु को हमने स्थिर कर दिया, इसको ओ कह दिया। अब अगर इस बिंदु पर हम ढेर सारे बल लगा दें, ढेर सारे बल लगाने का मतलब एक बल F1 लगा दिया, दूसरा बल हमने F2 लगा दिया, ध्यान से सुनते रहना सब लोग। एक बल यहां पर हमने F3 लगा दिया, कैसे भी लगाइए, यहां पर हमने F4 लगा दिया, ढेर सारे हमने बल लगा दिए, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर और भी बल लगा सकते हैं, यहां पर हमने F5 बल लगा दिया। तो पता है ये जितने भी मैंने बल लगाए हैं, F1, F2, F3, F4, F5, ये सब इस बॉडी को, इस पिंड को घुमाना चाहते हैं। कोई क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, बताइए। तो कोई क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, लेकिन बॉडी घूमेगी कहां, मुद्दे की बात ये है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ दूरियां भी माननी पड़ेगी। हमने F1 की दूरी बिंदु O से R1 मान ली, हमने F2 से बिंदु O की दूरी हमने R2 मान ली, हमने F5 से F5 है बिंदु O की दूरी R5 मान ली, हमने F4 की दूरी बिंदु O से R4 मान ली, बिंदु F3 की दूरी बिंदु O से हमने R3 मान ली, अलग अलग दूरियां भी मान ली। तो इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अगर किसी बॉडी, और तुम्हें फाइनली ये बताना है कि भैया बॉडी घूमेगी या फिर नहीं, बॉडी घूमेगी नहीं, तो कहना वो हम बता लेंगे घूमेगी नहीं घूमेगी।
लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बॉडी को संतुलन में रहना है, अगर बॉडी को संतुलन में रहना है, तो क्लॉकवाइज घुमाने वाले प्रभाव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले प्रभाव आपस में बराबर होने चाहिए। या फिर कई बार आप लोग कहते हो कि किसी पिंड पर एक साथ जब कई बल कार्य करते हैं तब पिंड के संतुलन के लिए, संतुलन का मतलब है कि पिंड घूमना नहीं चाहिए। संतुलन का यहां मतलब क्या है? पिंड घूमना नहीं चाहिए। तो पिंड के संतुलन के लिए सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, यानी आप सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। जब भी कभी हमें बीजगणितीय योगफल लेना होता है तो हम लोग इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। ये हमारा समेशन है। समेशन का मतलब योगफल है ना, और बीजगणितीय योगफल का मतलब होता है चिन्ह सहित योगफल 0 होना चाहिए। मतलब अगर क्लॉकवाइज को आपने प्लस माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, प्लस माइनस वो योगफल 0 होना चाहिए। कई बार हम लोग क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस को उधर भेज देते हैं, तो जब माइनस उधर चला जाएगा तो कई बार हम लोग इसको भी लेते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होने चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट, हमने एंटी क्लॉकवाइज को उधर भेजा है, माइनस वाले को उधर भेजा है, तो कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो कई बार हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कई बार हम लोग इस बात को ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा। या फिर प्लस माइनस सहित, तो क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, प्लस माइनस करते रहिए, वो 0 आना चाहिए। या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसी को बोलते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। और याद रखना, इसी आघूर्णों के सिद्धांत पे कौन कार्य करता है, कह देना इसी आघूर्णों के सिद्धांत पे लीवर काम करता है। लीवर, जो आपके कह सकते हो लीवर होते हैं, स्पेलिंग गलत हो जा रही थी, लीवर, उत्तोलक जिसको बोलते हैं। तो तोलक का कार्य सिद्धांत है ये, आघूर्णों का सिद्धांत। हाँ, अब मैं आपको इसको बताता भी कौन कौन क्लॉकवाइज होगा, कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को ये तरीका बताया था। जैसे मैं पूछूं कि बताइए ये F1 क्लॉकवाइज है कि F1 एंटी क्लॉकवाइज है, ये F1, भाई बिंदु O के अबाउट मुझे बताना है। तो बिंदु O पर प्रकार की नोट रखिए और ऐसे घुमाइए, F1 की दिशा में घुमाइए। F1 देखो ऐसे, सर ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कितना मूवमेंट देगा, तो कह देना F1 के साथ R1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लॉकवाइज। F2 का मूवमेंट पूछूं तो देखो बिंदु O पर ऐसे रखकर F2 की ओर घुमाइए, तो F2 का मूवमेंट भी क्लॉकवाइज है, इसलिए F2 इंटू R2 करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं सब लोग? फिर मुझे F3 का बताना पड़ेगा कि F3 का कितना होना चाहिए। तो F3 के लिए देखो ऐसे ऐसे यहां रखकर F3 डायरेक्शन ऐसे, तो देखो थोड़ा गौर से देखना, F3 डायरेक्शन ऐसे ऊपर ऐसे घुमाएंगे ना, F से डायरेक्शन ऐसे, सर ये भी तो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज जा रहा है। अरे देखो F3 ऐसे, सर ये भी तो क्लॉकवाइज जा रहा है। हाँ, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस F3 इंटू R3 कर दीजिए। R4 का देख लेते हैं। सर R4 का देखिए, तो R4 ये है ऐसे, F4 ये ऐसे, ये ऐसे घूमे, देख रहे हैं ना सब लोग। सर ये नीचे की ओर है, तो नीचे ऊपर मत देखा करो, घुमा के देखा करो। यहां पर टार की नोट रखिए और इसी दिशा में घुमाइए ऐसे, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सर इसको बराबर की उस तरफ लिखिए, तो F4 का मोमेंट हो जाएगा बल गुणे बिंदु से दूरी, यानी F4 इंटू R4। समझ रहे हैं ना? सर F5 का देखिए, F5 कहां है, ये F5 ये F5 ये, तो मेरे भाई F5 का देखा जाएगा तो यहां पर प्रकार की नोट रखकर देखो ऐसे ऐसे घुमाएंगे। सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस यहां पर F5 इंटू R5 हो जाएगा। तो आप देखा ना मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ सारे जोड़ दिए, एंटी क्लॉकवाइज वाले दूसरी तरफ जोड़ दिए। सर यही तुम्हारा आघूर्णों का सिद्धांत होता है। या फिर इन सबको इधर लाके प्लस और माइनस साइड जोड़ देते, तो नेट मूवमेंट 0 हो जाता है। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की पहचान करना आना चाहिए कि कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज देगा। आसान तरीका होता है, उस बिंदु पर पहले प्रकार की नोट रखिए और बल की दिशा में घुमाते ही, घुमाने से ही पता चल जाएगा आपको। तो ये आघूर्णों का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आघूर्णों के सिद्धांत से ही लीवर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग के पास है लीवर, उत्तोलक। अब हम लोग यहां से समझने जा रहे हैं भाई उत्तोलक क्या होता है, लीवर क्या होता है। अब यहां पर आपको डिटेल में समझना है, ठीक है। तो अभी तक हमने आघूर्णों का सिद्धांत, मूवमेंट वगैरह इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली। मेन चैप्टर की एंट्री यहीं से शुरू होती है, लीवर क्या होता है। तो चलो अब लीवर को समझते हैं। तो लीवर की डेफिनेशन ये होती है कि लीवर जो है ना एक प्रकार की छड़ होती है। लीवर एक प्रकार की क्या होती है, छड़। बट ये छड़ कई बार सीधी भी हो सकती है और कई बार ये छड़ तिरछी मिर्ची यानी वक्राकार भी हो सकती है, है ना। तो लीवर एक प्रकार की छड़ होती है और ये एक ऐसी छड़ होती है जो किसी बिंदु के परिता घूम सकती है। ये एक ऐसी छड़ होती है जो किसी बिंदु के परिता घूम सकती है, और जिस बिंदु के परिता घूम सकती है मेरे भाई, उस बिंदु को क्या कहते हैं सर, उस बिंदु को बोला जाता है फलक्रम, ठीक है। उस बिंदु का अगर पूछे कि बताइए उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो कहना उस बिंदु को बोला जाता है फलक्रम। ये हमारा एफ हो गया। तो लीवर एक ऐसी छड़ होती है जो किसी बिंदु के परिता घूम सकती है, उस बिंदु को फलक्रम बोलते हैं। फिर इनमें से किसी एक बिंदु पर हमें लोड लगाना होगा यानी W। अब इस लोड को अगर मुझे सहारना है, हालांकि लोड की डायरेक्शन हमेशा नीचे होगी। मान लो अगर तुमने लोड लगाया, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहां पर एक वेट W रखा जिसकी वजह से लीवर घूमना चाहेगा। अब इसको घूमना है तो ऐसे पकड़ के रोकना पड़ेगा ना, तो प्रयास भी आपको कहां लगाना पड़ेगा सर, प्रयास भी नीचे ही लगाना पड़ेगा। अब सवाल ये कि प्रयास को तुमने सर नीचे क्यों लगाया, तो आंसर होगा मूवमेंट को इक्वल करने के लिए। जैसे कि इस फलक्रम के बीच ये W देखो ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, और अगर P की बात करते हैं तो P देखिए P ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। भाई एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। या फिर आप सीधा समझो कि W नीचे, छड़ नीचे चली जाती, लेकिन इसको पकड़ना है नीचे की ओर, ठीक है। हाँ अब देखो सर, जो हमारा फलक्रम होता है उसे हमेशा हम लोग C बिंदु कहेंगे। जहां पर हम लोग ये P लगाएंगे इसको इफर्ट कहते हैं, इसको A बिंदु बोला जाएगा। और जहां पर लोड सहारा जाता है उसको B बिंदु बोला जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर मैं P को बोलूं कि P क्या है, तो P को हम लोग बोलेंगे प्रयास, इंग्लिश में बोलते हैं इफर्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफर्ट। और अगर मैं बात करता हूं कि बताइए W क्या है, तो W को हम लोग बोलते हैं लोड। और ध्यान रखना, लोड बोलिए या फिर आप भार बोलिए। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ना, ये डायग्राम हमारे एक लीवर का है, ठीक है। तो चलो फिर हम लीवर की डेफिनेशन समझते क्या है। तो लीवर एक सीधी अथवा वक्राकार छड़ हो सकती है जो एक स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है, एक स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है। और इसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, मैंने बताया लीवर का प्रयोग कोई बल लगाकर किसी बोझ को, ये जो बल लगाया जाता है अपनी तरफ से, इसे प्रयास बोलते हैं। और जो किसी बोझ को उठाते हैं सर, उसको भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार। तो प्रयास लगाकर भार उठाने के लिए या भार को सहारा देने के लिए हम लोग उत्तोलक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उत्तोलक का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा जैसे कि मैंने बनाया। कोई भी छड़ हो सकती है, वो सीधी भी हो सकती है, वक्र भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो चलो ये लीवर के बारे में समझ में आया। अब सवाल एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, उत्तोलक लाभ या यांत्रिक लाभ। तो लीवर की ये वो हेडिंग है ना जो हमें लीवर की क्वालिटी बताता है। हम लोग कई बार इसको मैकेनिकल एडवांटेज, हिंदी में यांत्रिक लाभ, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को बोला जाता है उत्तोलक लाभ। अगर मैं पूछूं इसका एक अन्य नाम क्या है, तो आप कह सकते हो इसका एक अन्य नाम है उत्तोलक लाभ, है ना। लिवरेज जिसको बोलते हैं, लिवरेज, है ना। अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये तुम्हारे सामने एक लीवर बना है। लीवर बना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक बिंदु के अबाउट घूम सकती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम। फलक्रम, आलंब जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कहना इंग्लिश में बोलते हैं इसको फलक्रम, और हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं इसको आलंब, आलंब, ओके। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि इनमें से एक बिंदु पर हम लोग लोड को लगाएंगे और एक बिंदु पर अपना इफर्ट P लगाएंगे जिसको हम लोग प्रयास बोलते हैं, है ना। फलक्रम को हम लोग हमेशा एक बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे जो होगा C, जहां पर इफर्ट लगाएंगे उस बिंदु को A, और जहां पर लोड लगाएंगे उस बिंदु को B कहेंगे। मैंने अभी अभी एक दो पॉइंट बताएं कि P क्या है, तो कहना P को हम लोग प्रयास बोलते हैं यानी इफर्ट बोलते हैं, और मैंने ध्यान रखना P को प्रयास बोलते हैं, W को क्या बोलते हैं सर, W को भार बोलते हैं। बट एक और भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझना पड़ेगा बच्चा। वो पॉइंट क्या है,
आलंब से यानी फलक्रम से, अगर मैं आलंब की इंग्लिश ले लूं तो आलंब को इंग्लिश बोलते हैं फलक्रम, FULCRUM, फलक्रम। तो याद रखना मेरे भैया, फलक्रम से जहां तक प्रयास लगाया गया है डेट मीन्स ये दूरी, ये दूरी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, कहना इस दूरी को हम लोग AC कहेंगे। क्या AC? तो AC वह दूरी है जो फलक्रम से प्रयास की दूरी है, जहां प्रयास लगाया। इसी दूरी को हम लोग प्रयास भुजा के नाम से जानते हैं, एफर्ट आर्म के नाम से जानते हैं, प्रयास भुजा के नाम से जानते हैं, है ना। और जहां पर फलक्रम है उससे उस बिंदु की दूरी जहां पर लोड है, जहां पर क्या है बच्चा, लोड है। तो ध्यान रखना इस दूरी को डेट मीन्स BC को क्या कहते हैं, तो BC को बोला जाता है भार भुजा, भार भुजा। तो आप इसको एकदम याद कर लीजिए कि AC क्या है, प्रयास भुजा है, और BC क्या है, भार भुजा है। प्रयास भुजा मतलब एफर्ट आर्म, भार भुजा मतलब लोड आर्म, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज बताओ पहले क्या होता है। तो याद रखना, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है किसी लीवर का, तो कहना उसके द्वारा उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, है ना। तो उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज का पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया W/P, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज का पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया W/P। बट एक और फॉर्मूला मैं निकालूंगा, उसको भी सुनिए जरा ध्यान से। अगर मैं बिंदु C के परिता आघूर्ण ले लूं, क्या ले लूं, आघूर्ण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आघूर्ण लेना सिखाया है। तो बिंदु C के परिता आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, टेकन मूवमेंट अबाउट पॉइंट C लेने पर, टेकन मूवमेंट अबाउट पॉइंट C। तो जब हम लोग बिंदु C के परिता आघूर्ण ले रहे ना, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन कैसा मूवमेंट दे रहा है। हाँ, तो बिंदु C के परिता ये लोड मूवमेंट दे रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। इसलिए मूवमेंट का मतलब होता है बल गुणे बिंदु के बीच की दूरी, यानी W गुणे BC। और सेम तरीके से जब प्रयास के लिए लेंगे तो देखो आप प्रकार के नोट यहां रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे P इंटू AC, P इंटू AC। आप मुझे जल्दी से बताइए W/P कितना हुआ। तो आप कह सकते हो कि W/P जो है वो AC/BC हुआ, W/P AC/BC। तो यहां से हम लोगों को एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई देखो सर, मैकेनिकल एडवांटेज का पहला फॉर्मूला W/P था और दूसरा फॉर्मूला क्या आया सर, दूसरा फॉर्मूला आया AC/BC, AC/BC। मतलब ऊपर प्रयास भुजा है और नीचे भार भुजा, ठीक है। ऊपर प्रयास भुजा, नीचे भार भुजा। सर ये भी तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज का ही फॉर्मूला है, ये भी सर मैकेनिकल एडवांटेज है। कितना आसान है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के दो फॉर्मूले, एक तो W/P और दूसरा AC/BC, अर्थात प्रयास भुजा बटे भार भुजा। ओके, तो लीवर एक छड़ होती है जो एक बिंदु के परिता ढूंढ सकती है, आलंब होता है। फिर एक बिंदु पर लोड होगा तो दूसरे बिंदु पर प्रयास होगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P या फिर AC/BC। आगे की बात करते हैं। अब यहां से जो अगली हेडिंग आपको समझनी है बच्चा, वो ये समझनी है कि भाई लीवर कितने तरह के होते हैं। अगर मैं लीवर का प्रकार देखना चाहूं कि लीवर बताओ भाई कितने तरह के होते हैं, तो आप कहना लीवर से देखो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। थर्ड काइंड ऑफ लीवर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। चौथा कोई लीवर नहीं है, इसी में से सब बनेंगे। बस हम लोगों को अब इस चैप्टर में क्या करना है कि एक एक करके सारे के सारे लीवर को बस समझना है कि किस लीवर को क्या नाम से जानते हैं और उनका काम क्या है। जैसे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते समझते। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का क्या मतलब होता है, जैसे मैं कहूं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैसे पहचानोगे। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की खास बात क्या होती है कि इसमें फलक्रम तुम्हारा बीच में होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो फलक्रम है डेट मीन्स आलंब है, वो बताइए कहां पर होगा। तो कहना इसका जो आलंब है सर वो बीच में होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम कहां पर होगा सर, फलक्रम होगा बीच में, फलक्रम बीच में। अब ये भी जो आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, जो मैंने डायग्राम बनाया, वो फलक्रम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ही था। तो फलक्रम तुम्हारा बीच में होगा। फिर एक जगह तुम्हारा भार होगा, तो दूसरी जगह क्या होगा सर, दूसरी जगह प्रयास लगाना होगा P।
पॉइंट किसको बोलते हैं? तो फल्क्रम वाला पॉइंट सी, प्रयास वाला पॉइंट ए और भार वाला पॉइंट बी। बोलिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए सी बी और इनको एसी रोटेट रहते हैं, बीसी रोटेट रहते हैं। एसी में बीसी फिर से बता दूं, एसी तो बोला जाता है प्रयास भुजा, एसी यानी जहां पर प्रयास लगा है प्रयास भुजा यानी इफर्ट आर्म, और बीसी की बात करते हैं कि बीसी क्या है? तो सर बीसी तो बोला जाएगा लोड आर्म। बताइए, एसी और बीसी इतना हो गया सर। एसी बीसी चलो समझ में आ रहा है, एसी बीसी क्या है। अब सवाल ये है कि भाई इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो कह रहा मैकेनिकल एडवांटेज अगर तुम्हें निकालना है सर, तो या तो W/P लगा दीजिए या फिर सीधा सीधा कह दीजिए AC/BC, AC/BC, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी का हो या द्वितीय श्रेणी हो, मैकेनिकल एडवांटेज आपको ऐसे निकालना है AC/BC, प्रयास भुजा बटे भार भुजा, है ना, या फिर W/P भी आप बोल सकते हो इसको। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहूं तो दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग W/P, W/P ये भी लिख सकते हैं। बताइए, क्लियर है इतना? तो सर कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल दिया जाए वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक के एग्जाम्पल को पहचानने के लिए बस इस बात को समझना है कि ये जो फल्क्रम है यानी स्थिर बिंदु है वो बीच में होना चाहिए। अगर स्थिर बिंदु बीच में है तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलो सामने देखिए जरा, प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब कहां पर होता है? सर आलंब प्रयास और भार के बीच में होता है। आलंब प्रयास और भार के बीच में होता है। मैं पहले एग्जाम्पल से थ्रू आपको बता दूं। हारा दो चार एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको दिखाए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सामने बना हुआ है शीशा झूला। अब थोड़ा शीशा झूला को आप गौर से देखिए, जल्दी से गौर से देखिए शीशा झूला को। तो शीशा झूला में देखिए एक तरफ मतलब चिंटू बैठा है, दूसरी तरफ चिंटी बैठी है, अब बीच में देखिए फल्क्रम है। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां पर ये देखिए ये तुम्हारा क्या है सर? ये तुम्हारा है फल्क्रम एफ। देखो अब एक तरफ देखो लोड है, तो दूसरी तरफ देखिए यहां पर इसको उठाने के लिए प्रयास है इसका। हाँ, तो जब भी कभी स्थिर बिंदु बीच में हो जाए प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। और देखिए कैंची, कैंची का देखिए स्थिर बिंदु ये रहा फल्क्रम, और आपको पता है कि कैंची में जिस चीज को काटना होता है वो यहां रखते हैं, यानी लोड हमारा यहां पर रखा गया है और इसके लिए प्रयास यानी इफर्ट यहां पर लगाया गया है। तो फल्क्रम बीच में हो, बस स्थिर बिंदु बीच में हो तो कैंची हो गया, शीशा झूला हो गया, प्लास इसको बोलते हैं प्लास। देखो ये वायर कटिंग वाला प्लास है भाई, ये प्लायर्स बोलते हैं। इसमें भी देखिए जो तुम्हारा फल्क्रम है वो कहां पर है सर? बीच में है। और देखिए यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे सर? यहां पर लोड हो जाएगा, और दूसरी तरफ कह सकते हो यहां पर क्या लगाएंगे सर? ये इफर्ट हो जाएगा P। देख रहे हैं ना? इसके अलावा और देखिए ये तराजू, है ना, तराजू में देखिए स्थिर बिंदु बीच में होता है, और ये पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, यानी एक जगह लोड होगा तो दूसरी जगह इफर्ट P होगा। देख रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी फल्क्रम तुम्हारा बीच में होता है यानी स्थिर बिंदु बीच में होता है सर, वो एग्जाम्पल प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, है ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि साइकिल का ब्रेक। तो जो साइकिल का ब्रेक होता है ना, तो ध्यान रखना वो भी इसके एग्जाम्पल में ही आता है, साइकिल का ब्रेक। ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ही आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहचानना सीख लेना, जहां पर बीच में फल्क्रम होगा प्रथम श्रेणी उत्तोलक हो जाएगा। अब यहां पर मैं कुछ और बातें करता हूं। देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फल्क्रम बीच में, लोड इधर, प्रयास इधर, यानी AC/BC। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है तो ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल है कि ये भुजा और ये भुजा में से कुछ भी ज्यादा की जा सकती है, कुछ भी कम की जा सकती है। प्रयास भुजा, लोड भुजा और प्रयास भुजा में से कुछ भी ज्यादा कुछ भी कम किया जा सकता है। इसका मतलब पता है क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब आप प्रथम श्रेणी उत्तोलक पढ़ते हो तो इसमें 3 कंडीशन पॉसिबल होती है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में ध्यान रखना 3 कंडीशन पॉसिबल होती है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है सर? पहली कंडीशन ये कहती है कि सर अगर AC/BC हो जाए, यानी प्रयास भुजा भार भुजा बराबर हो जाए, तो देख लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो सकता है। फिर अगर AC का मान यानी प्रयास भुजा का मान BC के मान से ज्यादा हो जाए,
तो एसी का मान ज्यादा होने से मैटेरियल एडवांटेज एच से ज्यादा हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि एसी का मान छोटा हो जाए, बीसी का मान बड़ा हो जाए, तो मैटेरियल एडवांटेज एच से छोटा भी हो सकता है। तो आप इन शॉर्ट ये समझो मेरे भाई कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक एक ऐसा उत्तोलक होता है जिसका मैटेरियल एडवांटेज एच के बराबर, एच से बड़ा, एच से छोटा कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आ सकता है ना। बस थोड़ा सा अंतर और समझो। देखो मैटेरियल एडवांटेज अगर एक के बराबर है तो इसका मतलब जितना भार उतना प्रयास, यानी बराबर प्रयास लगाने से बराबर भार उठाओगे। मैटेरियल एडवांटेज एच से ज्यादा है, एच से ज्यादा का मतलब डब्ल्यू ज्यादा होगा, प्रयास कम, मतलब कम प्रयास लगा के ज्यादा भार उठाओगे, कम प्रयास लगा के ज्यादा भार उठाओगे जब मैटेरियल एडवांटेज एच से ज्यादा है। और अगर मैटेरियल एडवांटेज एच से कम है, इसका मतलब डब्ल्यू कम प्रयास ज्यादा, तो ज्यादा प्रयास लगा के, ज्यादा एफर्ट लगा के कम लोड उठाओगे। तो एक्चुअली में मैटेरियल एडवांटेज ही आपको बताता है कि आप कम भार लगाकर, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठाने वाले हो, कि ज्यादा प्रयास लगा के कम भार उठाने वाले हो। समझो बात को, बोलो क्लियर है ना। और वो डिपेंड करेगा कैसे क्या है। तो ये फाइनली जो एनालिसिस मैंने बताई है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बताई है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना जो बीच में हमारा फलक्रम होता है, जैसे कि तराजू हो गया, जैसे कि सीसा झूला हो गया, जैसे कि कैची हो गया है, जैसे कि प्लास हो गया, जैसे कि साइकिल का ब्रेक हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसमें आते हैं सर? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। क्यों आते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में? क्योंकि बीच में हमारा फलक्रम होता है। जब बीच में फलक्रम होता है हमेशा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड श्रेणी उत्तोलक में। ये भी बड़ा खास है। तो बच्चा सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक का अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें फलक्रम किनारे पर होता है। इसमें फलक्रम कहां होता है? किनारे पर, है ना। लोड बीच में होता है, मुद्दे की बात है, लोड बीच में होता है। लेकिन इस लोड को उठाने के लिए, ये लोड ऐसे, लेकिन लोड उठाने के लिए मुझे इफर्ट कहां लगाना पड़ेगा सर? इफर्ट यहां लगाना पड़ेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में। भाई देखो इफर्ट न लगाए होते तो ये रॉड ऐसे घूमने वाली है, तो कैसा उठाओगे? ऊपर की ओर उठाओगे वहां से, है नहीं? ये सब चीजें एकदम आम बात है। हालांकि फलक्रम वाले पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सी। लोड वाले पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? बी। और बताइए प्रयास वाले पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? ए। हाँ, एसी मतलब जहां तक प्रयास लगाया गया, डेट मीन्स एसी। इसको क्या कहते हैं? तो कहना एसी तो बोला जाता है प्रयास भुजा, एसी तो बोला जाता है प्रयास भुजा। बीसी तो क्या बोला जाता है? तो कह देना बीसी तो बोला जाता है भार भुजा। ये देखिए बीसी तुम्हारी क्या है सर? बीसी है तुम्हारी भार भुजा, ये ओके। तो सर इसमें लोड बीच में होता है। मैंने कहा यस, फलक्रम किनारे, लोड बीच में, प्रयास। ठीक है, तो अभी एग्जांपल दूंगा मैं, थोड़ी देर रुकिए। मैटेरियल एडवांटेज बताइए जरा क्या है सर? मैटेरियल एडवांटेज उसी तरीके से हो जाएगा एसी अपॉन बीसी। अगर मैं पूछूं इसका बताइए मैटेरियल एडवांटेज, डेट मीन्स यांत्रिक लाभ कितना होना चाहिए? आपका सवाल जाएगा एसी अपॉन बीसी। दूसरा वाला भी फॉर्मूला याद कर लो। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने सर? दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था डब्ल्यू अपॉन पी। ये भी हमारा एक मैटेरियल एडवांटेज ही है, डब्ल्यू अपॉन पी, ये भी मैटेरियल एडवांटेज है ना। तो अब सवाल ये है कि सर आपने प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कहा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ मिलता है वो एक से कम, एक से ज्यादा, सब कुछ मिल सकता है। इसमें क्या है? तो इसमें तो चित्र भी पता चल रहा है यार, देखो चित्र भी पता चल रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एसी बड़ा है, बीसी छोटा है, एसी बड़ा है, बीसी छोटा है। तो आपको चित्र से ही पता चल रहा है ना, देखो ना, इसमें चित्र से ही पता चल रहा है सर कि इसमें सर एसी बड़ा है और बीसी छोटा है। अब एसी बड़ा है तो बताइए मैटेरियल एडवांटेज क्या होगा? तो कहना मैटेरियल एडवांटेज सर एच से ज्यादा होगा। तो सेकेंड श्रेणी के लीवर में मैटेरियल एडवांटेज एच से ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि लोड का मान ज्यादा होगा, प्रयास का मान कम होगा, अर्थात कम प्रयास लगा के ज्यादा भार उठा सकते हो। कम प्रयास लगा के ज्यादा भार उठा सकते हो, वो कौन सा लीवर होगा सर? सेकेंड काइंड लीवर होगा। पहचानो। तो
तो कहना सेकेंड काइंड लीवर की खास बात क्या है सर? हाँ, खास बात यह है कि किनारे पे फल्क्रम होना चाहिए, बीच में लोड होना चाहिए और दूसरे किनारे पे इफर्ट होना चाहिए। चलो एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये नट ट्रैक्टर लिखा हुआ है, नट को तोड़ने वाला, क्रैक करने वाला। देखिए तो नट ट्रैक्टर में आप गौर से देखिए तो ये पॉइंट तुम्हारा फल्क्रम हो जाएगा, बीच में तुमने लोड रखा हुआ है, ये लोड हो गया, और यहां पर आप अपना इफर्ट लगाओगे, देख लीजिए है ना। तो फल्क्रम किनारे पर बीच में लोड और दूसरे किनारे पे इफर्ट हो गया ना, सेकेंड काइंड लीवर। तो जितनी भी ऐसे तोड़ने वाली चलाने वाली मशीनें होती है, जैसे कि और देखिए ये लेमन क्रशर, ये क्या है? तो कहना ये है लेमन क्रशर, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तो मेरे भाई नींबू निचोड़ने वाली इस मशीन में भी थोड़ा गौर से देखिए, तो इस साइड देखिए ये फल्क्रम हो गया, बीच में तुमने लोड यानी नींबू रखा है, और ये देखिए सर यहां पर क्या लगाओगे? यहां पर अपनी ताकत यानी प्रयास लगाओगे। सर एक और एग्जांपल है, अम कटना, इसको बोलते हैं अम कटना है। कभी आप मम्मी से पूछिए अम कटना क्या होता है, बताएंगे, टूटी आम काटे जाते थे पहले। तो यहां पर ये हमारा हो गया फल्क्रम, बीच में यहां पर आम रखे जाते थे, हैं, ये लोड हो गया तुम्हारा, और यहां पर प्रयास लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? प्रयास। सेम तरीके से एक पहिए वाली गाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत पूछा जाता है एक पहिए वाली गाड़ी। तो एक पहिए वाली गाड़ी में देखिए पहिया हमेशा जमीन पे रहता है, यहां से ताकत लगा के आप उसको ऊपर नीचे करते हो, बीच में वो सामान रखते हो और कूड़ा रखते हो जिसको आपको इधर से उधर ले जाना, बीच में लोड हो गया, ये फल्क्रम हो गया, और यहां पर क्या लगा रहे हो? यहां पर इफर्ट पे लगा रहे हो। देखिए क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताया, एक पहिए वाली गाड़ी हो रही, लेमन क्रशर हो रही, अम कटना हो रही, नट क्रैकर हो रही, है ना, ये सारे के सारे। सरौता, सरौता का नाम सुना? सरौता, सरौता, सरौता भी ऐसे ही तो होता है, देखो ऐसे ही होता है, कुछ कट से सुपारी काटी जाती है। तो सरौता भी याद रखना, ये भी किसके एग्जाम्पल में आता है? सरौता भी याद रखना सेकेंड काइंड ऑफ लीवर के एग्जाम्पल में आता है। तो सेकेंड काइंड लीवर एक ऐसा लीवर होता है जिसमें कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठाते हैं, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। तो अगली हेडिंग हमारे सामने लिखी हुई है थर्ड काइंड ऑफ लीवर, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या होता है सर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक? कहना कुछ नहीं है सर, अभी भी आप यहां पर किनारे पर फल्क्रम बोल दो, क्या है फल्क्रम, लेकिन इस बार जो लोड होगा ना वो किनारे पर होगा, और इफर्ट कहां लगाओगे यानी अपनी पकड़ कहां बनाओगे? बीच में, ऐसा कुछ होता है। ये सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड ऑफ लीवर होता है। थर्ड काइंड ऑफ लीवर में फल्क्रम को हम सी से शो करते हैं, जहां पर प्रयास लगाया जाता है उसको ए से, और जहां पर लोड लगाया जाता है उसको बी से। चेक कीजिए, तो आप अपनी जो पकड़ है ना वो बीच में करोगे, और लोड कहां रखा होगा? सर वो किनारे पर होगा। जब लोड किनारे पर हो जाए और बीच में प्रयास हो जाए, बीच वाला याद रखो हमेशा, बीच वाला। देखो मैं बताऊं, बीच में फल्क्रम प्रथम श्रेणी, बीच में लोड, बीच में लोड, तो कह सकते हो ये सेकेंड श्रेणी, और बीच में अगर प्रयास हो जाएगा तो कह सकते हो ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? तो ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर, इसमें भी सेम वही बात कि एसी को क्या बोला जाता है? तो कहना एसी को बोला जाता है सर प्रयास भुजा, और बताइए बीसी को क्या बोला जाता है? सर बीसी को बोला जाता है भार भुजा, भार भुजा, इफर्ट आर्म और लोड आर्म बोलते हैं इसको, ध्यान रखिए ना इस बात को। चलो बताइए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो आप सीधा सीधा बोलना कि सर इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो W/P होगा, या फिर आप बोल सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या बोला जाता है? AC/BC, AC/BC, ये सर मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा इसका, AC/BC। ओके, अब जल्दी से सब लोग फटाफट देखिए, सर ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर है, और इसमें अगर चित्र में मैं थोड़ा सा गौर से देखूं चित्र में, तो चित्र में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है तृतीय श्रेणी के लीवर में प्रयास आलंब तथा भार के बीच में होता है, वही है ना। तो चित्र से मुझे साफ साफ जो नजर आ रहा है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई देखो AC छोटा है, BC बड़ा है। अगर AC छोटा है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होगा, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से छोटा है तो कन्फर्म लोड का मान कम होगा और इफर्ट का मान ज्यादा होगा। ये देखो, इसका मतलब पता क्या है?
इसका मतलब ये है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलन में ज्यादा प्रयास लगा के कम भार की चीजें उठाई जाती है, ज्यादा प्रयास लगा के कम भार की चीजें उठाई जाती है तृतीय श्रेणी के उत्तोलन में। देखो खास बात यही है, फलक्रम किनारे पर होगा, लेकिन आप अपना जो प्रयास लगाओगे वो बीच में होगा, है ना। मैं इसके 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखो जैसे कि चिमटा, ये देखिए ये भी एक चिमटा है जिसको आप टॉन्स बोलते हो, लेकिन ये आइस टॉन है जिससे आप बर्फ पकड़ते हो दारू में डालने के लिए। और ये क्या है, ये रोटी वाला चिमटा है, ये रोटी वाला चिमटा है। अब दोनों में ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि आप चिमटे में देखिए किनारे पर ये तो सबसे पहले फल्क्रम हो गया, बीच में यहां पर किनारे पर लोड हो गया W, जिसमें आप बर्फ का टुकड़ा पकड़ते हो, और आप जब चिमटों को पकड़ते हो तो बीच में से पकड़ते हो, यानी यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर हो गया P। हालांकि P का जो डायरेक्शन आपको दिखाना है ना वो ऊपर की ओर दिखाना है। ओके, तो आप देखिए ना, ये हमारा पकड़ बीच में होने की वजह से, प्रयास बीच में होने की वजह से थर्ड काइंड ऑफ लीवर। सेम तरीके से यहां देखिए ये फल्क्रम हो गया, आपकी रोटी यहां कहीं आएगी, और आप देखिए आपका प्रयास यहां कहीं आएगा। देखिए तो चिमटे वगैरह होते हैं ना, वो सब हमारे थर्ड काइंड ऑफ लीवर में आते हैं। एक और देखिए, ये फिशिंग रॉड हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसे बोला जाता है फिशिंग रॉड। ये हमारी फिशिंग रॉड होती है, मछली पकड़ने वाली। थोड़ा गौर से देखिए, जब ये मछली पकड़ने वाले हाथ का एक सिरा यहाँ पर, यानी ये जो रॉड है इसका एक सिरा फिक्स रहता है जमीन पे, ये फल्क्रम हो गया। लेकिन आप मछली को जब फिशिंग रॉड को ऐसे हाथ से पकड़ते हो, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा P इफर्ट, और मेरे भाई ये हो गया लोड। है ना, तो इफर्ट बीच में होना चाहिए, फल्क्रम किनारे, और यहाँ लोड भी किनारे। सर ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर है। तो थर्ड काइंड ऑफ लीवर का क्या एग्जांपल हो गया, चिमटा हो गया, चिमटे के साथ साथ हमारा फिशिंग रॉड हो गई, आइस टॉन हो गई, ये सब हमारे थर्ड काइंड ऑफ लीवर के एग्जांपल में आती हैं। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि और भी दो चीजें हैं, बट वो चीजें हमेशा कंफ्यूजन में रहती है। जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो जो आता है स्टेपलर जो है ना, वो थर्ड काइंड ऑफ लीवर में आता है। लेकिन विश्वास मानिए, स्टेपलर कई सारे तरह के आने लगे। आप स्टेपलर फर्स्ट काइंड लीवर में भी आने लगा, जो इधर से दबाने से उधर से पंच करता है। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में भी आने लगा, थर्ड काइंड ऑफ लीवर में भी आने लगा। तो स्टेपलर एक अपवार्ड टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे, हाँ डायग्राम दे दो, मुझे डायग्राम दे दीजिए, तब मैं बता दूंगा कि हाँ ये किस काइंड ऑफ लीवर का एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टेपलर को कई बार जो है ना कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, इसलिए स्टेपलर को आप कभी भी नहीं याद करना, क्योंकि स्टेपलर अब एग्जाम में आना बंद हो गया। पहले कभी आता रहा होगा, लेकिन अब कभी नहीं आता, है ना। तो ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर है। खास बात क्या है थर्ड काइंड ऑफ लीवर की, कि इसमें ज्यादा प्रयास लगा के कम भार उठाया जाता है, यानी इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होता है। ओके, चलो और देखिए, ये 3 लीवर पढ़ने के बाद एक और लीवर आपको पढ़ना होता है, उस लीवर का नाम होता है कंपाउंड लीवर। सर कंपाउंड लीवर क्या होता है, मैं बताता हूं। कंपाउंड लीवर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग 2 साधारण लीवर को आपस में जोड़ देते हैं, 2 सिंपल लीवर को आपस जोड़ देते हैं, तो उसका यांत्रिक लाभ बढ़ जाता है। ऐसे लीवर को कंपाउंड लीवर कहते हैं। 2 साधारण लीवर को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए, थोड़ी देर लिए ये मेरा पहला लीवर हो गया, इसका फल्क्रम ये रहा F1, और इसको रॉड की मदद से मैंने नीचे साइड एक दूसरा लीवर भी जोड़ दिया। सर दूसरा लीवर भी जोड़ दिया, इसका फल्क्रम ये रहा, जिसको मैंने F2 बोल दिया। देखो, तो ये लीवर नंबर 1 हो गया, ये लीवर नंबर 2 हो गया, और ये हमारी क्या हो गई सर, ये हो गई हमारी कनेक्टिंग रॉड, दोनों लीवर को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड। ध्यान रखिएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक सरल लीवर को जोड़ते हैं ना, तो हमारे पास कंपाउंड लीवर भी बन जाता है। और याद रखना, जब कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है कि बताइए कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, कंपाउंड लीवर का, तो कहना कंपाउंड लीवर का अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो जितने भी लीवर आपने जोड़े हैं उन सारे लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के बस उनका गुणनफल करा दीजिए। उन सारे लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के बस उनका गुणनफल करा दीजिए। सर यही तुम्हारे कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, दोनों का गुणनफल करा दीजिए, आंसर। जैसे इसका 3 दे दिया, इसका 4 दे दीजिए, मल्टीप्लाई करा दो, है ऐसे लीवर को कंपाउंड लीवर कहते हैं। कंपाउंड लीवर का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सर बताइए इसका एग्जांपल क्या है।
तो स्टेट एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है ट्रेन, ट्रेन के साथ दूसरा एग्जाम्पल याद करना है बुलडोजर, बुलडोजर। ओके, इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल याद करना है इसका इंजन। तो ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं कि हाँ सर ये कंपाउंड लीवर एग्जाम्पल है, और ध्यान रखना जब 2 या 2 से अधिक साधारण लीवर को आपस में जोड़ते हैं तो ऐसे लीवर को बोला जाता है कंपाउंड लीवर, योडिक लीवर भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो बच्चा यहां से हम लोग टोटल लीवर वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग वाला चैप्टर लीवर का चैप्टर खत्म है, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे। फिलहाल जितने भी बच्चे कोर्स में इनरोल हो चुके हैं वो लोग और भी दूसरे लोगों को सजेस्ट कीजिए कि हाँ कोर्स कैसा है। साथ साथ इसके बगल में देखो, जब आप लोग वीडियो को देखते हैं ना तो पहले लेक्चर होता है, लेक्चर के बगल में असाइनमेंट होता है, वहां आप पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ के बगल में लिखी होती है रेटिंग। तो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक रेटिंग नहीं किया वहां रेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पर स्टार बने होंगे, रेटिंग दीजिए 5 स्टार, और रेटिंग देने के बाद कमेंट में बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, स्टैंडर्ड कैसा है हमारे पढ़ाने का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, ये भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग स्टेट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।